Hey, Naam, Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We'll have into the lecture number 3 और हमने टॉपिक शुरू कर रखा है IS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. अभी तक जो हम बात कर चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, हमने प्रोविजन को किया डिफाइन. हमने कहा जनाब इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, नंबर 1. फिर हमने बात की इसके रिकग्निशन क्राइटेरिया पे, और हमने बात की जनाब के रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है वो है जनाब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए. देन वी टॉक अबाउट के प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए. एंड देन वी टॉक अबाउट जनाब के रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड. ठीक हो गया जनाब. तो ये हमारी बात रही जनाब के इसको रिकग्नाइज कब करना, व्हेन टू रिकग्नाइज. ठीक हो गया. फिर हमने जनाब इसको जब रिकग्नाइज कर लिया तो इसकी मेजरमेंट पे हमने बात की कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा. तो मेजरमेंट में हमने कहा जनाब देयर आर पर्टिकुलर इश्यूज, और कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने लेना है द मोस्ट लाइकली आउटकम. नंबर 1, इफ द ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व सिंगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व्स मोर देन वन आउटकम, तो हमने मोस्ट लाइकली आउटकम लेना. फिर हमने कहा अगर आप लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं ऑब्लिगेशन की, तो फिर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है. तीसरी बात हमने की कि अगर लाइबिलिटी फ्यूचर में कहीं सेटल हो रही है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंट, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू लेना है. फिर हमने कहा जनाब इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट, तो हमने कहा जी रीइंबर्समेंट आप उस वक्त लेंगे जब वो वर्चुअली सर्टन हो जाएगी, और उस रीइंबर्समेंट को आप एज अ सेपरेट एसेट रिकग्नाइज करेंगे, और बैलेंस शीट में आपने उसको ऑफसेट नहीं करना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको ऑफसेट कर सकते हो. इसी तरह हमने कहा जनाब कि गेन और राइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, वो आप उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, और सर्टन अदर फ्यूचर इवेंट्स जो हैं उनको भी आप कंसिडर करेंगे व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी जो कि आपको सेटलमेंट में देनी पड़ेगी. ये था हमारे पिछले 2 लेक्चर की बात. आज हम वैसे हम इस पर थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम जनाब इसको फर्दर लेके चलेंगे प्रोविजन से रिलेटेड. दैट इज़ कि इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, डबल एंट्री इसकी क्या है, ठीक, और इसमें जो मूवमेंट आती है, और फिर इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है. ठीक. तो हमने कहा जनाब आपने इसको हम कह रहे जनाब अगर आपकी बुक के टॉपिक को लेके किया जाए तो इट्स अबाउट डबल एंट्री एंड डिस्क्लोजर. ठीक हो गया. अब नॉर्मली जनरली मैंने आपको ये बताया कि जब हम प्रोविजन के बारे में बात करते हैं तो ये जनरली ईयर एंड पे जो है, किसी भी गिवन ईयर एंड पे हम इसको असेस करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है और प्रोबेबल आउटफ्लो है, रिलायबल एस्टिमेशन हो सकती है. तो हम कहते हैं इफ़ द आंसर इज़ येस वी पास अ जर्नल एट द ईयर एंड. और हम जर्नल क्या पास कर लेते हैं, हम जर्नल पास कर लेते हैं जनाब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट. तो हम इसे कहते हैं प्रोविजन आपने रिकग्नाइज कर ली, और इसकी वैल्यू क्या है मेजरमेंट पे आपने, हमने जैसे कल प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की, और उसको मेजर करके हमने इनिशियल मेजरमेंट लेकर उससे ये एंट्री कर ली. ठीक. अब जब आप इसको रिकग्नाइज कर लेंगे तो हमने कहा था जनाब ये क्या होगा कि ये लेटर ईयर्स में सेटल हो. ठीक. सेटल जब होगी तो मैंने आपसे कहा जनाब एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट मोस्टली इन द लेटर ईयर्स, इन द लेटर ईयर्स जब आप इसको सेटल करेंगे यानी कि आप पेमेंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था that there might be the 2 possibilities. There are 2 possibilities. ठीक. 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास. एक पॉसिबिलिटी ये है कि द प्रोविजन वाज अंडर प्रोवाइडेड, प्रोविजन वाज अंडर प्रोवाइडेड, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट द प्रोविजन वाज ओवर प्रोवाइडेड.
अंडर प्रोविजन एंड ओवर प्रोविजन, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती, ठीक। तो क्या होगा जनाब, लेट सपोज हमने कहा जनाब कि आपने प्रोविजन रिकॉग्नाइज की और ये आ गई जनाब, हमने मेजर किया तो अमाउंट आ गई जी 1000। लेटर ईयर्स में, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब आप इसको सेटल करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये अंडर प्रोवाइड हो। ये क्या होगी कि जनाब जब हम इसको पेमेंट करें, फाइनल जब आपकी पेमेंट होने लगी है तो पता चला जनाब आपकी प्रोविजन सेटल होगी कोई 1200 रुपये में, इन 1200 रुपीज़। तो आप एंट्री क्या पास कर रहे होंगे, आप एंट्री पास कर रहे होंगे टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट विद 1200। अब आपके प्रोविजन अकाउंट पे बैलेंस कितना पड़ा होगा पिछले साल से, ओपनिंग बैलेंसेस पे 1000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो ये मैक्सिमम डेबिट कितने से हो सकती है, तो हम कहते हैं जनाब इट इज गोइंग टू बी डेबिट विद प्रोविजन अकाउंट डेबिट विद 1000, प्रोविजन अकाउंट डेबिट विद 1000। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है डबल एंट्री में 200 का डिफरेंस है तो जब तक हम किसी और अकाउंट को 200 से डेबिट नहीं करेंगे तो ये पूरी नहीं होगी। तो ये जो 200 है इसको हम किसको डेबिट कर देंगे, उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जिस साल ये सेटल होगा। इट्स चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट। सो इसका मतलब यह है कि आपको जो पेमेंट करनी पड़ी वो प्रोविजन अमाउंट से ज्यादा थी। द सिचुएशन इज कॉल्ड एज दैट प्रोविजन वाज अंडर प्रोवाइडेड, ठीक। अब अगर हम इस सिनेरियो में आ जाएं कि ओवर प्रोवाइडेड से क्या मुराद, तो हम कहते हैं जी ओवर प्रोवाइडेड से मुराद ये है कि जब आप सेटलमेंट में गए लेटर ईयर्स में तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ी इन ऑर्डर टू सेटल दिस प्रोविजन जो आपने रिकग्नाइज की थी वो जनाब फॉर एग्जाम्पल 900। तो आप कैश अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे, तो हमने कहा जी हम तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये होगा जनाब 900 और आपके पास प्रोविजन अकाउंट पे बैलेंस कितना पड़ा है वो वही है, दैट इज 1000। प्रोविजन अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब आपको एंट्री कंप्लीट करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे क्या चाहिए, 100। और ये किसको क्रेडिट होगा, वंस अगेन इट शुड हैव बीन क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब है जो आपकी प्रोविजन थी उससे कम अमाउंट आपको अगर पे करनी पड़ी तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रोविजन जो है वो क्या थी, ओवर प्रोवाइडेड थी, ठीक। तो नॉर्मली क्या हुआ किसी एक साल में आपने फॉर एग्जांपल हमने कहा जी 2019 ईयर एंड पे हमने प्रोविजन रिकग्नाइज की और मार्च अप्रैल 2020 में हमने सेटल कर लिया, तो ये नॉर्मल सिचुएशन बन जाएगी, ठीक। लेकिन समटाइम्स प्रोविजन सेटल्ड नहीं होती। जैसे हमने कहा कि प्रोविजन की डेफिनेशन क्या है, तो हमने कहा जी प्रोविजन की डेफिनेशन ये है अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अगले साल सेटल हो जाएगी, नहीं हुई, उससे अगले साल चलेगी, उससे अगले साल चली गई, सो दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है। अब जब आप अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई कि अगर आपने प्रोविजन रिकग्नाइज की और वो लेटर ईयर्स में सेटल नहीं हुई अगले अकाउंटिंग ईयर में, तो फिर आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का एंड आया और प्रोविजन अभी तक सेटल नहीं हुई, तो आपको उसको एक दफ़ा दोबारा रीअसेस करना पड़ेगा कि जो आपका एस्टिमेट है क्या वो स्टिल वैलिड है या कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने पिछले साल के एंड पे उसको असेस किया था तो जो इन्फॉर्मेशन थी उसके रेफरेंस से आपने उसको एस्टिमेट कर लिया। अब एक साल और गुजर गया, एक और अकाउंटिंग ईयर गुजर गया, अभी तक आप उसको सेटल नहीं किया आपने, तो हो सकता है कि इन दिस 12 मंथ्स जो और फर्दर टाइम गुजरा उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी इमर्ज हुई है जिसके लाइट में आपको लगता है कि प्रोविजन की अमाउंट जो है उसको चेंज हो जाना चाहिए। तो उसको IAS 37 ये कहता है कि अगर आपने प्रोविजन रिकग्नाइज की किसी एक गिवन ईयर एंड पे, फॉर एग्जांपल 2019, और वो 2020 में सेटल नहीं होती, इसका मतलब 2020 का ईयर एंड आ जाएगा। तो कहते हैं 2020 के ईयर एंड पे आप दोबारा एक दफा रीअसेस करें कि आपका एस्टिमेट स्टिल वैलिड है या कि नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या होगा
कि अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन जो इमर्ज हुई है उसकी लाइट में हो सकता है आपको प्रोविजन की जो फिगर है, अमाउंट जो है, उसको चेंज करना पड़ जाए। तो इसको हम कहते हैं चेंजेस इन प्रोविजन, दैट इज चेंजेस इन प्रोविजन। कि अगर प्रोविजन की अमाउंट चेंज हो गई इन द लेटर ईयर्स तो उसको आपने कैसे हैंडल करना। जैसे हमने कहा जनाब, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं जी हमने प्रोविजन रिकग्नाइज की 2019 के ईयर एंड पे, हमारा एस्टिमेशन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमें लगता था जी 1000 रुपये में सेटल हो जाएगा। ठीक, अब 2020 का ईयर एंड आ गया और ये सेटल नहीं हुई। ठीक, अब मैं 2020 के एट ईयर एंड ऑफ 2020 I will reassess again as per the requirement of IAS 37। मैं इसको दोबारा रीअसेस करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरा एस्टिमेट जो है 1000 का इट इज स्टिल वैलिड और नॉट, या मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक, अब जब आप इसको देखेंगे कि इसको चेंज करने की जरूरत है तो हमें पता है जनाब, अगर चेंज करने की जरूरत आई तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। या आपको प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी या आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। या ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हमने 2020 के एंड पे इसको रीअसेस किया दोबारा से एक दफा और पता चला कि प्रोविजन जो हमने तो 1000 की थी, लेकिन अब इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन इट शुड हैव बीन 1500, ये 1500 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पास प्रोविजन का अकाउंट बनाए 2020 में, तो प्रोविजन का अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जो होगा, हमें पता है ना वो क्या होगा, इट इज 1000, दैट इज 1000। अब मैंने जब इसको दोबारा रीअसेस किया तो पता ये चला कि जनाब आपको तो प्रोविजन की अमाउंट जो है वो 1500 होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर 2002। इसका मतलब है मुझे इस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना चाहिए, 1500। इट शुड बी 1500। इसका मतलब है कि प्रोविजन जो है वो कितने से इंक्रीज कर गई, 500 से इंक्रीज कर गई। अगर प्रोविजन 5 इंक्रीज कर जाए किसी अमाउंट से तो आपने उसको अकाउंट फॉर करना है और उसके लिए एंट्री हमने क्या करनी है, वंस अगेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट विद द चेंज। अब वो चेंज कितना आया, दैट इज 500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट विद द 500। ये बंद कर देना एक चीज। तो इंक्रीज से हमने एंट्री कर दी और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मतलब इंक्रीज की एंट्री अब आप कैसे लिखेंगे, तो वी आर गोइंग टू राइट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट विद 500। अब आपका बैलेंस आ गया 1500। ठीक, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम कह जी हमारा प्रोविजन का अकाउंटिंग क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे अभी हम कहते हैं जनाब दोबारा से अगर हम अकाउंट एक और बना लें, प्रोविजन अकाउंट, तो हमने कहा जी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ओरिजिनली कितना, 1000। अब अगर हम ये कहें कि आपको जो क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड है इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन वो है 800, इट इज 800। अब इसका मतलब है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए, व्हाट वी नीड इज 800। अब हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है ये डिक्रीज आ गया, देयर इज ए डिक्रीज इन प्रोविजन। अब जब डिक्रीज इन प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे तो कितने से, इट्स 200। इसी एंट्री का रिवर्स आ जाएगा। इसका मतलब अब एंट्री करेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट विद 200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट विद 200। ठीक हो गया।
अब यहां पर जब आप इसको पोस्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट विद 200। अब आपका बैलेंस शीट में प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा होगा, लाइबिलिटी में 800, पहली सूरत में क्या आ रहा होगा 1500, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहली सूरत में चार्ज क्या आ रहा होगा 500, और इस सूरत में क्रेडिट आ रहा होगा P&L में 200। सो दिस इज हाउ टू रिकॉर्ड द मूवमेंट इन या चेंजेस इन प्रोविजन। यानी कि अगर मैं इस सूरत में डिस्क्लोजर्स बनाऊं तो मेरे SOFP का डिस्क्लोजर ये है कि लाइबिलिटीज के सेक्शन में हम शो कर रहे होंगे प्रोविजन कितने से, तो हमारा पिछले साल के एंड पे बैलेंस था 1000, इस साल चेंज रिकॉर्ड करके बैलेंस आ गया 1500, तो SOFP में मैं 1500 रिपोर्ट कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या रिपोर्ट कर रहा हूँ एक्सपेंसेस में, जनाब जिस भी हेड में आप इसको क्लब करना चाहें तो आप अमाउंट क्या ले रहे होंगे 500, 1500 नहीं लेनी आपने, जो चेंज आया है वो आप ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सो वी आर डेबिटिंग द P&L विद 1500। इस सूरत में SOFP में आपके पास क्या फिगर आ रही होगी, तो हम कहते हैं इन द SOFP इन द सेक्शन ऑफ लायबिलिटीज वी हैव प्रोविजन एंड द अमाउंट इज आफ्टर द चेंज, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है आपका 800, और प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको 200 का क्रेडिट दे रहे होंगे, यानी कि एक्सपेंस को 200 से रिड्यूस कर रहे होंगे, सो दैट इज अ क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इज हाउ टू अकाउंट फॉर द प्रोविजंस एंड द रिलेटेड चेंजेस इन द प्रोविजन। ठीक, इसके लिए जरा आप अगर हम एक एग्जांपल देखें इस पूरी सिचुएशन को अगर हम, तो आपकी जो ICAP की बुक है उसी के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर 25 है आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर में। एग्जाम्पल है जनाब, अ कंपनी वाज सूड बाय अ कस्टमर इन द ईयर एंडेड 31st December 2016। ठीक, इन द ईयर एंडेड 31st December 2016। क्या जनाब 2017 में कंपनी को एक कस्टमर ने सू कर दिया, और जब कंपनी को सू किया गया तो लीगल एडवाइस ली गई। ठीक, कंपनी ने अपने लॉयर से लीगल एडवाइस लिया। लीगल एडवाइस इज दैट द कस्टमर इज वर्चुअली सर्टन टू विन द केस, कहता जो केस जीत जाएगा। And several similar cases has already been decided in the favor of injured parties। को past evidence हमारे पास ये है कि जब कभी भी ऐसे केसेस कोर्ट में गए हैं तो वो कस्टमर के हक में गए। At 31st December, the company lawyer was the opinion that the cost of the settlement would be rupees 100,000। ठीक, कहता जनाब अगर मैं यहाँ पे प्रोविजन का अकाउंट बनाऊं जस्ट टू मेक, सो प्रोविजन फॉर, ये हो गया जनाब लीगल क्लेम। ठीक हो गया जनाब, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। ठीक हो गया जनाब, नहीं जनाब। अब वो कहते हैं जनाब 2016 का ईयर एंड है एट 31st December 2016। ठीक, और ईयर एंड पे उसने अपने एडवाइस लिया कस्टमर लॉयर से, और उसने कहा जी आपको 1 मिलियन का जुर्माना जो है वो होगा। इसका मतलब जब 2016 शुरू हुआ तो मेरे पास प्रोविजन अकाउंट पे कोई बैलेंस था, सो नो देयर वाज नो बैलेंस। ईयर एंड पे आपको कितना बैलेंस चाहिए, तो हमने कहा जी हमें बैलेंस चाहिए 1 मिलियन का, वी नीड अ बैलेंस ऑफ 1 मिलियन। फर्स्ट टाइम आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। सो कितनी मूवमेंट आई, तो हमने कहा जी 1 मिलियन की हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। तो हमने प्रोविजन को क्रेडिट कर लिया। ठीक हो गया जनाब, ये आ गया हमारे पास 2016।
अब 2017 शुरू हुआ, तो 2017 में आपके पास प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो हमने कहा जी इट इज नेचुरली इट इज 1 मिलियन। अब वो आपको बताता है जनाब कि 2017 में क्लेम सेटल नहीं हुआ और लायर ने हमें एडवाइस किया है कि यार ये अब सेटल होगा कस्टमर की फेवर में और अमाउंट कोई 12 लाख बनेगी, यानी कि 1.2 मिलियन। द अमाउंट इज 1.2 मिलियन। इसका मतलब है कि 2017 के एंड पे आपको बैलेंस कितना चाहिए? हमें बैलेंस चाहिए 12 लाख। वी नीड अ बैलेंस ऑफ 1.2 मिलियन। अब आप देखें इसमें क्या मूवमेंट आई, तो हम कहते हैं जी इसमें 2 लाख का इंक्रीज आ गया, जैसे हमने वहां पे बात की। अब जब इंक्रीज आएगा तो आप एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट विद द चेंज अमाउंट। इंक्रीज आया तो पी एंड एल डेबिट और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। अब 2018 आ गए। 2018 में अगर आप इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेंगे तो वो कितना है? तो हमने कहा जी वो है 12 लाख। ठीक। अब 2018 में लॉयर ये कहता है कि ये क्लेम सेटल्ड होगा विद 900,000। अब 12 से वो आ गया 9 लाख पे। ठीक, 12 से आ गया 9 लाख पे और कह रहा है जी ये क्लेम सेटल्ड होगा 9 लाख रुपए में। इसका मतलब है कि अब आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए? तो हमने कहा जी अब हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए 900,000। अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं दोनों को आपस में, तो हम ये देखते हैं कि देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन। और कितने से डिक्रीज है? 3 लाख से। अब आप क्या एंट्री कर रहे होंगे? अब हम एंट्री कर रहे होंगे ये वाली प्रोविजन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। विद द डिक्रीज्ड अमाउंट 3 लाख। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास आ गया 3 साल। अब इन 3 सालों को आप जब प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी में डिस्क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे जी? हमारे पास 3 साल है। एक साल है 2016, जिस साल आपने प्रोविजन रिकग्नाइज की, देन 2017 उससे अगला साल, देन 2018। 2016 में आपने प्रोविजन रिकग्नाइज की और आपको पता चला जनाब के 1 मिलियन का क्लेम आ जाएगा और हमें 1 मिलियन पे करना पड़ जाएगा। तो आपने जनाब प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसओएफपी। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने प्रोविजन का चार्ज कितना बनाया? तो हमने कहा जी ये बना 1 मिलियन का। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आपने प्रोविजन कितने से लिखी? 1 मिलियन। अब 2017 में आप आए तो 2017 में क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का 12 लाख। इसका मतलब बैलेंस शीट में आप प्रोविजन रिपोर्ट करेंगे 12 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चार्ज करेंगे? 2 लाख। इसका मतलब है पी एंड एल में 2017 के इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन क्या आएगा? 200,000। ये डिस्क्लोजर में बना रहा। 2018 में क्लोजिंग बैलेंस है 9 लाख, तो आप बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे 9 लाख और पी एंड एल में क्रेडिट आ रहा है 3 लाख। इसको आप ब्रैकेट में दे दें। सो पी एंड एल में क्रेडिट आ गया 3 लाख। ठीक, सो दिस इज हाउ टू डिस्क्लोज एंड अकाउंट फॉर द प्रोविजन ओवर द ईयर्स। अगर वो लेटर ईयर्स में सेटल ना हो तो हम जनाब उसको इस तरह से कैरी करते हैं जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया जनाब? इसके बाद आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल में वो कहते हैं जी 2019 में 2019 में प्रोविजन सेटल्ड होगी। अब जब वो सेटल्ड होगी तो आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। कहते हैं 2019 में जब वो सेटल्ड हुई तो वो 9,50,000 पे सेटल्ड हुई। सो 2019 में जब वो सेटल्ड हुई तो 9,50,000 पे। ठीक, अब देखें अगर हम यहां पे आ जाएं तो मेरे पास 2019 में जब मैं प्रोविजन का अकाउंट खोलूंगा, इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे लेके चलें, ठीक, तो प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा होगा? तो हमने कहा इट इज 900,000। सो इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट
2019, उसी सवाल को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक, तो बैलेंस कितना पड़ा होगा? 9 लाख। अब वो कहता है जी ये सेटल्ड हो गई और 9.5 लाख में सेटल्ड हुई। अब कौन सा केस बनेगा? ये वाला बनेगा कि ये वाला? तो हमारे पास बैलेंस कितना है? 9 लाख। सेटल कितने में हुई? 950 में। इसका मतलब पेड अमाउंट इज ग्रेटर देन द प्रोविजन अमाउंट। इसका मतलब है प्रोविजन वाज अंडर प्रोवाइडेड। तो 2019 में जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? ये वाली एंट्री करेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट विथ 900,000। ठीक हो गया? 9 लाख से डेबिट, जैसे यही एंट्री अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा जनाब? प्रोविजन अकाउंट डेबिट विथ प्रोविजन अकाउंट डेबिट विथ 900,000 टू कैश, जितनी आपने पेमेंट की। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का? 50,000 का। तो ये किधर चली गई? 2019 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। इसका मतलब अगर मैं 2019 का डिस्क्लोजर बनाऊं, इफ वी मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ 2019, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट आ रहा होगा 50,000 और बैलेंस शीट में अब प्रोविजन नील हो गई क्योंकि वो सेटल्ड हो चुकी है। तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे? नेचुरली उसको नहीं लिखेंगे, इट इज गोइंग टू बी 0। So this is how to account for the provision from the initial recognition measurement से up till the settlement और during the year उसमें कुछ changes वगैरह आ रहे हैं तो वो भी आप। ठीक, इसके बाद जनाब अगर आप अपनी बुक में आए 6.5 इसका डिस्क्लोजर, ये मैंने अभी आपको डिस्क्लोजर वैसे बना के दिखा दिया, अगर आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। ठीक, तो किस तरह से है जनाब? IAS 37 requires the following disclosure about the provision in notes to the financial statement. For each class of provision, an entity shall disclose. क्या क्या बताना है जी आपने? shall disclose मीन आपने जो बताना है, the carrying amount of the beginning and end of the period, साल के शुरू में और साल के आखिर में प्रोविजन की अमाउंट क्या थी। ठीक, what is the amount of the provision? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका नोट बनाऊं किसी एक साल का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता जी हम 2 सालों का बना लेते हैं, 2017 और 18 का। तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। ठीक हो गया? नोट्स टू द अकाउंट प्रोविजन। तो जनाब हम बना रहे हैं जनाब 2018 और 17 का। तो 2018 और कंपैरेटिव है इस साइड पे 2017, 2 सालों का आप बना रहे हैं। ठीक, अब नोट जो बनता है वो नेचुरली स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपने क्या बताना है? द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। सो एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में इसकी क्या अमाउंट? तो आप देखें 2017 जब शुरू हुआ तो इसकी अमाउंट थी 100,000। ठीक हो गया? 10 लाख, 1 मिलियन। सही हो गया जनाब। और जब 2018 शुरू हुआ तो इसकी ओपनिंग अमाउंट कितनी है? अगर आप देखें तो वो है 12 लाख। सो एज पर द वर्डिंग ऑफ स्टैंडर्ड, द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। सो एट द एंड कितनी? एट द एंड। ठीक, 2017 जब खत्म हुआ तो 2017 के एंड पे इसकी वैल्यू है 12,000 और 2018 जब खत्म हुआ तो इसकी वैल्यू है 9 लाख। Is it? So carrying amount at the beginning, at the end of the accounting period. Additional provision made in the period, including increase in existing provisions. ठीक, आप कहते हैं अगर आपने कोई एडिशनल प्रोविजन ली है, जैसे हमने यहाँ पे चेंज आया तो 2017 में कितना चेंज है? 2 लाख। 2018 में कितना चेंज है? सो देयर इज अ डिक्रीज 3 लाख। सो इंक्रीज इन प्रोविजन और ये आ गया डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक, तो ये आपने इसकी मूवमेंट बता दी। इसके अलावा कहता है अमाउंट यूज ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी आपने प्रोविजन को यूज किया, जैसे आपने पेमेंट कर दी प्रोविजन डेबिट एंड क्रेडिट। इसी तरह अनयूज अमाउंट रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड, जो आपने रिवर्स कर दिया, जैसे अगर प्रोविजन ओवर प्रोवाइडेड थी तो आपने उसको रिवर्स कर दिया।
एन इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इन द डिस्काउंटेड अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ द टाइम। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि जैसे आप प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू पे ले लेंगे तो उसमें एक इंक्रीज पासिंग ऑफ द टाइम से भी आएगा, तो इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे तो नहीं है, तो अनवाइंडिंग इंटरेस्ट ये भी आपने इसमें बताना है। ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा वो कहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन। आपने ये बताना है कि ऑब्लिगेशन की नेचर लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है। एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ एनी सेटलमेंट, कब तक सेटल हो जाएगी, एंड द इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ एनी सेटलमेंट। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में कहा कि जनाब अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि उसके बारे में भी आपने बताना है, इंडिकेट करना है कि वो क्या अनसर्टेनिटीज हैं जो सराउंड करती हैं कि कितनी अमाउंट होगी और कब पेमेंट होगी। तो ये डिस्क्लोजर है थ्योरेटिकल। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं हमने बनाया, ये नोट्स टू द अकाउंट है, टी अकाउंट ज़ाहिर है ये हमने समझने के लिए बनाया, चूंकि हम पढ़ते रहे हैं टी अकाउंट में। तो जब एग्जामिनर आपको नोट कहेगा तो इट हैज़ टू बी इन द स्टेटमेंट फॉर्म। आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं आपको नोट्स स्टेटमेंट फॉर्म में बनाता रहूँगा, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ एन अकाउंट इनटू अ स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक, तो ये था जनाब हमारे पास प्रोविजन से रिलेटेड मूवमेंट, अकाउंट फॉर और उसका डिस्क्लोजर। ठीक हो गया जनाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक, भैया जनाब इसको अब हम मिटा देते हैं। नहीं जनाब, अब 37 में ही हैं हम, और 37 पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब। द नेक्स्ट इज गाइडेंस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज इन रिलेटिंग टू द प्रोविजंस। स्पेसिफिक इश्यूज, अब हमारा 37 के अंदर प्रोविजन से रिलेटेड स्पेसिफिक इश्यूज। सो वन बाय वन हम इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे। कुछ हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। तो ये स्पेसिफिक इश्यूज, अब सबसे पहले अगर हम देखें द वेरी फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्पेसिफिक इश्यूज में, वो क्या है जनाब, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज वारंटी और गारंटी। द वेरी फर्स्ट इज वारंटी और गारंटी। वारंटीज और गारंटीज। सो सबसे पहला स्पेसिफिक इशू है इन केस ऑफ वारंटीज और गारंटीज। ठीक, तो हमने जनाब इस पे देखा कि जनाब प्रोविजन हम इस पे रिकग्नाइज कर सकते हैं, और इसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसकी नेचर लीगल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड की ज़ुबान में देखें, एन एंटिटी प्रोवाइड्स गारंटी टू इट्स कस्टमर टू रिपेयर or replace certain types of damage to its products within a certain specific period following the sale date. If the company can reasonably estimate the amount of warranty claims likely to arise under the policy, it should accrue an expense that reflects the cost of these anticipated claim. ठीक हो गया जनाब। तो हम ये कहते हैं जनाब कि स्टोरी ये है कि स्पेसिफिक इशू है वारंटी और गारंटी, और 37 इस पर जब कमेंट्री कर रहा है तो वो कह रहा है कि जनाब इन केस ऑफ वारंटी, अगर कंपनी ने अपने सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिख दी है कि जनाब अगर कोई रिपेयर करना पड़ा, कोई डिफेक्ट आया, तो हम उसको वी विल मेक गुड ऑफ दैट। सो देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है इस सूरत में, तो हम कहते हैं यस
देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और इस केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की नेचर जो है वो लीगल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक। और एंटिटी जो है वो एस्टिमेट कर सकती है और प्रोबेबल आउटफ्लो है, तो इसका मतलब है कि प्रूवियन रिकॉग्नाइज होगी। क्या हम प्रूवियन रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, ठीक। तो हम कहते हैं यस द प्रूवियन विल बी रिकॉग्नाइज्ड। इसमें हम प्रूवियन रिकॉग्नाइज करेंगे। और आपको याद होगा हमने कल वाले लेक्चर में एग्जांपल भी की जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ली गई, वो केस ही कौन सा था, वारंटीज और गारंटीज का, ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जनाब आप नेक्स्ट सिनेरियो है एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल, दैट इज ऑपरेटिंग लॉसेस। ऑपरेटिंग लॉसेस कि एक एंटिटी अगर एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको लॉस होने वाला है, ठीक, तो क्या उसकी प्रोविजन ली जा सकती है। तो आप कहेंगे क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विद रेफरेंस टू द लॉसेस। क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता चलता है कि आंसर है नो, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लॉसेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। तो 37 के रेफरेंस से हम ये कहते हैं, या 37 हमें ये बताता है कि इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लॉसेस आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन बिकॉज देयर इज नो सच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लॉसेस से रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है प्रोविजन का, उसकी सबसे पहली लाइन क्या है कि इज देयर एनी ऑब्लिगेशन, क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है या कि नहीं करता। तो हमारा आंसर ये है कि ऑपरेटिंग लॉसेस के अंदर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये नहीं करता तो फिर इस पर आपने प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करनी। देन फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि एंटिटी जो है वो प्लान कर रही है कि वो कोई नॉन करंट एसेट परचेज करना है इन द कमिंग ईयर, तो क्या उससे रिलेटेड प्रोविजन ली जा सकती है या कि नहीं ली जा सकती। तो वंस अगेन हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि जनाब क्या इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है इन रिलेशन टू द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आपको एक एसेट खरीदना है, क्या वो एंटिटी का ऑब्लिगेशन है। तो हम ये कहते हैं कि जनाब ऑब्लिगेशन के बारे में हमारी डिस्कशन ये है कि ऑब्लिगेशन से मुराद ये होता है कि द एंटिटी हैज टू ट्रांसफर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और एंटिटी के पास कोई अल्टरनेट नहीं है इसके अलावा कि वो फंड ट्रांसफर करे, उसको फंड ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सिचुएशन पाई जाती है। हम ये समझते हैं या स्टैंड हमें ये गाइडलाइंस देता है कि फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एंटिटी अवॉइड कर सकती है, उसका प्लान चेंज हो सकता है, और जो उसने प्लान किया होता है कि हम फलां एसेट खरीदेंगे वो लेटर ऑन ये डिसाइड कर सकती है कि हमने ये एसेट नहीं खरीदना। इसका मतलब है दैट वाज नॉट ऑब्लिगेटरी, उसकी नेचर ऑब्लिगेटरी नहीं थी। द एंटिटी कैन अवॉइड एनी टाइम। तो इसका मतलब है ये तो ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन को मीट ही नहीं कर रहा। तो जब ये ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन को मीट ही नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कि ठीक। लेकिन अब हम बात स्पेसिफिक इश्यूज पे, तो हमने कहा जनाब ऑपरेटिंग लॉसेस पे हम प्रोविजन ले सकते हैं, तो हमने कहा जी नहीं। सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं ये फ्यूचर में आएंगे और इसका ताल्लुक फ्यूचर इवेंट से है, नॉट विद द पास्ट इवेंट। फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द सेम दैट एंटिटी कैन अवॉइड, ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये भी हो सकता है एसेट रिपेयर, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्यूचर रिपेयर्स ऑफ द एसेट्स, क्या इनकी प्रोविजन ली जा सकती है। तो हम कहते हैं नहीं जनाब, देयर इज नो सच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। नाउ वी कम अप विद ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी जो ऑब्लिगेटरी कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाती है इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मींस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑब्लिगेटरी कॉस्ट
यानी कि वो कॉस्ट जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते, सो दैट इज ऑब्लिगेटरी कॉस्ट एक्सीड्स इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। उससे उस कॉन्ट्रैक्ट से जो आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, ठीक, कॉस्ट जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आपको इनकर करनी है वो उससे ज्यादा हो गई है जो उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट आएंगे, तो उसको हम कहते हैं ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज गोइंग टू बी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑब्लिगेटरी कॉस्ट है, ये तो आपको करनी ही करनी, लेकिन उसके बेनिफिट जो है जो उस कॉन्ट्रैक्ट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में वो उससे कम है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि देयर इज ए ऑब्लिगेशन, आपको बेनिफिट तो आने नहीं लेकिन फिर भी आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सो हम ये कहते हैं जनाब दिस इज गोइंग टू बी अंडर IAS 37 हमें ये गाइडलाइन देता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ईयर एंड पे ऑनरस हो जाए, किसी भी ईयर एंड पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें जनाब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप सप्लाई देंगे और अगले आने वाले कई साल तक आप इतने रेट कांस्टेंट किया हुआ है, लेकिन पता ये चलता है कि जिस मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइसेस जो है वो एक्सेप्शनली बढ़ गई हैं। तो आप ये देख रहे हैं जनाब कि अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक, इसी तरह अगर आप कोई बिल्डिंग ले लें लीज पे और उसका रेंट आप पे कर रहे हैं, ठीक, और अब आपको वो बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी और आपका लीज एग्रीमेंट जो है या आपका किराया का जो एग्रीमेंट है वो एक नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट है, अब वो आप जगह यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे और आपको उसकी ऑब्लिगेटरी कॉस्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा ठीक अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक, कहता जी एक कंपनी है हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, अ कंपनी हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, अ कंपनी has a contract to buy। क्या करना है जी इसने बाय करनी है जनाब 300 मीटर ऑफ सिल्क फ्रॉम अ सप्लायर ईच मंथ फॉर 3000 पर मीटर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हर महीने कंपनी बाय करेगी 300 मीटर ऑफ सिल्क बाय करनी है 3000 मीटर हर महीने और रेट ऑलरेडी मेंशन्ड है वो है ₹3000 पर मीटर। ये कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे हैं जनाब। ठीक हो गया? Nashaba, मतलब the company in turn had a contract with the Dubai retailer to sell each dress for ₹5,000, but this retailer has fallen into administration and the administrator have cancelled the contract as they were entitled to do under one of the clause. And the company clothing cannot sell the dress to any other customer. The contract to buy the silk can be cancelled with 3 month notice। ठीक हो गया जनाब? अब क्या स्टोरी है जनाब? कह रहा है जनाब कि एक कंपनी है, उसका नाम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी NS इज द कंपनी। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी सप्लायर के साथ कि वो उससे 300 मीटर सिल्क जो है वो बाय करेगा, ठीक, और रेट है उसका 3000 पर मंथ। अब इस कंपनी का आगे एक कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर के साथ, वो दुबई में ऑपरेट करता है और वो इसको सिल्क बेचता है और उसका अपना रेट जो है वो 5000 है पर ड्रेस। तो इसका मतलब है कि वो उस पर प्रॉफिट रख के बेच रहा है। अब वो जो इसका दुबई में कस्टमर है उसका डिफ़ॉल्ट कर गया, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ गया और उसने आते साथ ही इनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट था दुबई वाली कंपनी का इस कंपनी के साथ उसको कैंसिल कर दी। इसका मतलब है कि नाउ दिस कंपनी इज नॉट एबल टू सेल द ड्रेसेस टू अ रिटेलर इन दुबई। इसका मतलब है कि इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इसने किसी पिछले सप्लायर के साथ कर रखा है जिससे वो 300 मीटर सिल्क हर महीने बाय करनी है उसको 3000 के हिसाब से, अब ये आगे बेच नहीं सकता। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फौरी तौर पे क्या हो गया, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिस कंपनी हैज टू बाय द सिल्क एटलीस्ट फॉर द 3 months। ठीक,
कहता है जनाब अगर कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज ये है कि आप इसको किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द सिल्क कैन बी कैंसल्ड विद इन 3 month नोटिस। ठीक, लेकिन 3 माह की डिलीवरीज जो हैं वो तो आपको देनी पड़ेंगे जनाब। ठीक, 3 माह की डिलीवरीज जो हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, हालांकि वो सिल्क आप आगे नहीं बेच सकेंगे। तो इसका मतलब है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है टू बाय अ सिल्क हैज बिकम द ऑनरस, ये ऑनरस हो गया है। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस होता है तो उसकी इंडिकेशन क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेटरी कॉस्ट जो है वो उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट को एक्सीड कर जाती है, ज्यादा हो जाती है, जो कि यहां पर हुआ कि पहले वो सिल्क ले रहा था, आगे बेच रहा था 5,000 रुपए के हिसाब से दुबई के अंदर। वो उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए वो सिल्क पीछे बाय कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब इसने इंटर आगे जो कॉन्ट्रैक्ट जिस सप्लायर से कर रखा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है जी, हम हर महीने आपसे इतनी सिल्क जरूर खरीदेंगे, तभी उसको रेट मिला होगा कम। ठीक, कंसिस्टेंट बाइंग करेंगे हम आपसे, चूंकि उसको पता था वो आगे बेच लेगा, लेकिन जो उसका आगे कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। उसकी वजह से उसका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या बन गया है, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और IAS 37 ये कहता है कि जनाब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए, ठीक, यानी कि उसकी ऑब्लिगेटरी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाए उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को, तो आप इस पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज एन ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेबल आउटफ्लो है, रिलायबल एस्टिमेशन भी हो सकती है, तो देन क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज हो सकती है, तो हम कहते हैं जी यस, इट इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज। लेकिन जब आप इसको मेजर करेंगे तो इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, द प्रोविजन शुड बी मेजर्ड the amount at the amount lower of, ठीक हो गया, lower of A and B, इन दोनों में से जो लोअर होगी उसके ऊपर आपने प्रोविजन की अमाउंट जो है वो रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक, नंबर 1, अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ fulfilling the contract, नंबर 1, जिस कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ए। नंबर 2, पेनल्टी या कंपनसेशन फॉर नॉट मीटिंग योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया जनाब। इन दोनों में से जब आप ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे तो IAS 37 हमें यह कहता है कि आप देखेंगे कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो क्या है। ठीक, अब अगर आप इसको देखें तो हम ये कहते हैं जी आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 3 month नोटिस है, यानी कि आपको 3 माह की बाइंग तो करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखें तो ये कितनी बनती है, तो हम कहते हैं इट इज़ 300 मीटर इंटू 3 months, 3 माह आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब है 900 मीटर आपको बाय करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ ₹3000 पर मीटर। तो ये हमारे पास आ गया जनाब कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज के मुताबिक अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं और वो 3 माह आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो हम ये देखते हैं कि जनाब ये आ गया 2.7 मिलियन, 27 लाख। ठीक हो गया, ये आ गई ये लाइन। अब बी क्या है, बी ये है कि पेनल्टी, अगर मैं ये 3 माह की बाइंग ना करूंगा जी मुझे तो नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, तो कहता जी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हमें 3 मिलियन दे दें, फॉर एग्जाम्पल। ओके कि आप ठीक है, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है, आपको कंपनसेशन हमें देनी पड़ेगी 3 लाख। सो दिस इज पेनल्टी, कंपनसेशन नॉट कंप्लाइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कहते हैं कितनी है, ये 3 मिलियन है। तो अब आप प्रोविजन किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, यू आर गोइंग फॉर दिस। लेकिन अगर हम ये कहें कि पेनल्टी है कोई 2 मिलियन की, तो अब आप प्रोविजन किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, 2 मिलियन पे। सो विच एवर इज लोअर इन केस ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए
तो सबसे पहली बात, व्हाट इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? तो हम कह रहे हैं कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसकी ऑब्लिगेटरी कॉस्ट एक्सीड कर जाए उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑनरस। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए तो उस पर क्या प्रोविजन ले सकते हैं? तो IAS 37 हमें स्पेसिफिक इश्यूज में ये गाइडलाइंस देता है कि यस, एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन ऑन द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब क्यों? आर्गुमेंट क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड, प्रोबेबल आउटफ्लो है, बिल्कुल प्रोबेबल आउटफ्लो है। रिलायबल एस्टिमेशन है, बिल्कुल है सर, पता चल रहा है क्या होगा। सो अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन यहां पे एक एडिशनल रूल कि इन केस ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जब आप उसकी मेजरमेंट करेंगे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इन द एग्जाम। इट शुड बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ, इन दो वैल्यूज में से जो कम वैल्यू है उसी पे आपने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन को क्या करना है? मेजर करना है। सो अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और पेनल्टी फॉर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, यानी कि एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें तो कितने पैसे लगेंगे आपके, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करें और पेनल्टी ले लें तो वो कितनी है। इन दोनों में से जो लोअर होगी उस पर आप प्रोविजन को मेजर करेंगे। एंट्री वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो ये हो गया जनाब हमारे पास ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जनाब हमारे पास है अनदर स्पेसिफिक इश्यू, और वो है जनाब हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी रीस्ट्रक्चरिंग। दैट इज गोइंग टू बी रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक हो गया। दैट इज अनदर इशू, और वो है रीस्ट्रक्चरिंग। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। कल हम बात करेंगे लेक्चर में रीस्ट्रक्चरिंग पे, वन ऑफ द मेन इशू अगेन, और डीकमीशनिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट दो, और तीसरा है IFRIC 1। ठीक, तो ये तीन चीजें और इसमें अभी प्रोविजन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो कल हम पहले रीस्ट्रक्चरिंग और डीकमीशनिंग पे बात करेंगे और फिर हम IFRIC 1 पे बात करेंगे। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास स्टोरी है IAS 37, और इस पर हम बात कर रहे थे जनाब के प्रोविजंस को लेके चल रहे हैं। सो कल हम फर्दर स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं उस पर बात करेंगे। अभी हमने आज बात की है जनाब वारंटीज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग लॉसेस पे प्रोविजन ले सकते हैं, हमने कहा जी नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, although they are going to be happen in the future, so there is no obligating event such that, so recognition criteria meet ही नहीं हो रहा, so provision recognize नहीं की जा सकती। फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्यूचर रिपेयर्स टू द नॉन करंट एसेट, क्या इसकी प्रोविजन ली जा सकती है? तो हमने कहा नो सॉरी, कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता, सो यू कैन नॉट टेक द प्रोविजन। आज के स्पेसिफिक इश्यूज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक इशू इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो स्पेसिफिक इश्यूज में अक्सर पेपर में टेस्ट भी होता है, तो ये आपने ज़रा ध्यान से कर लेना है। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने कहा जी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑब्लिगेटरी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाती है उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को, और जब वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक्सीड कर जाती है ऑब्लिगेटरी कॉस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट को, तो हम कहते हैं जनाब कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो गया है। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज बिल्कुल करनी है एज पर IAS 37, बिकॉज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, व्हेन इट कम्स टू मेजर द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड हैव बीन मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है, सेकंड पेनल्टी और कंपनसेशन नॉट कंप्लाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों में से जो लोअर है उसके ऊपर आपने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन मेजर करनी है। ठीक हो गया जनाब। तो आज के लिए जनाब इतना ही। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अभी जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम द ICAP बुक, स्टडी टेक्स्ट जो पिछले सेशन की है वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही नई बुक आएगी ICAP की हम उस पर भी शिफ्ट हो जाएंगे, और राइस की जो बुक है वो भी अभी आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा, तो वो भी आप ले लीजिएगा। ठीक हो गया सर। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।